इनको परेशान करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। षड्यंत्र हो भी रहा था, लेकिन फिर वही हुआ। ये उस दावे में कहीं ना कहीं जब जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया कि हम पूरी तरह से उसको दुरुस्त करते हैं, उसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए। फिर लोगों का विश्वास वहां पे एक बार डगमगाया। तीसरी स्थिति आई इनकी हनी के प्रोडक्ट, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स थे, दवा के बारे में भी इन्होंने दावा किया और फिर घी के बारे में दावा किया, उसके बाद फिर इन्होंने हनी के बारे में दावा किया। इनका हनी भी टेस्ट में फेल हो गया। वैसे हनी अन्य कंपनियों का भी टेस्ट में फेल हुआ, इनका भी फेल हुआ। मतलब इनके प्रोडक्ट टेस्टिंग में बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन इसको ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये एक नैरेटिव चलने लगे कि जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो कॉम्पिटेंट लैब है ही नहीं, उनके जो टेस्ट करने के उपकरण हैं वही पुराने हैं, वो कोई अपडेटेड उपकरण उनके पास नहीं है जो टेस्ट करेगा, तो ये तो लैब ही बेकार है। इन्होंने लैब के ऊपर ही आरोप लगा दिया। फिर वो मामला चला। अब एडवर्टीजमेंट जो इनके दावे थे और जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग की रिपोर्ट आ रही थी, उस दोनों में आसमान धरती का फर्क हो गया। अब ये खुद को करेक्ट करने के बजाय ये इस बात पर ज्यादा फोकस कर गए कि नहीं ये टेस्टिंग लैब गड़बड़ी है, तो हमारे खिलाफ विशियस कैंपेन चल रहा है। बिल्कुल विशियस कैंपेन चल भी रहा था, विशियस कैंपेन चल रहा है और हमको बदनाम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये बातें ठीक होती अगर आप अपने प्रोडक्ट को करेक्ट कर लिए होते और आप जो दावा जो कर रहे थे उस दावा को आप साबित भी कर देते। बहुत हद तक कुछ संदर्भ में इन्होंने साबित किया, लेकिन जब आप एक कंपनी के रूप में ऑपरेट करते हैं तो आपको अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए ग्राहकों के बीच में हमेशा कान नाक आंख खोल करके रखना पड़ेगा। जो कोई विशियस कैंपेन कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और दूसरी तरफ अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए जो काम करना चाहिए था उस दिशा में पतंजलि ने ध्यान नहीं दिया, तो एक और विश्वास की कमी यहां पर हो गई। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ मित्रों, इनके ऊपर आरोप लगा कि पतंजलि जो है वो कॉपी कर रही है दूसरी कंपनियों का। और इस मामले में आप देखे होंगे कि जैसे केश कांति इनका तेल है वो हिमालय का था या डाबर का था, डाबर का च्यवनप्राश के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। केश कांति तेल का इनका किसी अन्य कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कुछ जगह पर ये विजयी भी हुए, जैसे इनका दंत कांति जो टूथपेस्ट आया उसको लेकर के जो बड़ी कंपनियां थी कॉलगेट या इमामी और जो दूसरी बड़ी कंपनियां थी उन लोगों ने अपने आप को ठीक किया और इन्हीं के जैसा टूथपेस्ट उन्होंने लॉन्च किया। तो कहीं पर इनको भी इमिटेट किया दूसरी बड़ी कंपनियों ने, कॉर्पोरेट जो बड़ी जाइंट कंपनियां थी एफएमसीजी की। लेकिन कई जगह इन्होंने उन कंपनियों को इमिटेट किया, अपना ब्रांड बिल्ड करने के बजाय, अपनी क्वालिटी सुदृढ़ करने के बजाय इन्होंने जो स्थापित कंपनियां थी उसको इन्होंने इमिटेट किया। अब यह हो सकता है कि इनकी मार्केटिंग टीम कह रही हो कि हम इमिटेशन पर जाएंगे तभी हम उसको रिप्लेस कर पाएंगे, वरना उनका जो एक सेट प्रोडक्ट का आकार प्रकार क्वालिटी सब कुछ जो उनके कंज्यूमर के जहन में दिमाग में बसा हुआ है उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो उसी का रिप्लिका अगर हम दे दें सामने में तो शायद कंज्यूमर उसको खरीद ले, ऐसी उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही होगी। लेकिन इसका उल्टा नतीजा यह हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके ऊपर थोड़ी बहुत दावे भी ठोक दिए कि आप मेरा कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरी नकल कर रहे हैं। अब उसके बदले में भी एक अलग कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, बड़ी कंपनियों के कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, वहां इनको परेशानी शुरू हुई। एक ये बड़ा प्रकरण रहा कि कॉन्फ्लिक्ट में ये घुसते रहे। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रकरण है, इन्होंने कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी रुचि सोया। रुचि सोया क्या काम करती थी? रुचि सोया काम करती थी बाहर से विदेश से एडिबल ऑयल्स जो हैं उनको क्रूड एडिबल ऑयल्स मंगाते थे, वो उनको यहां रिफाइन करते थे और फिर रिफाइन बना करके मार्केट में ब्लेंड करके बेचते थे विभिन्न तेलों के साथ। उसमें सोयाबीन का होता था, मूंगफली का होता था और भी कई प्रकार के तेल थे। अब उनको ब्लेंड करने का काम रुचि सोया करती थी। वो कंपनी घाटे में चल रही थी। उस कंपनी को 4,000 करोड़ में पतंजलि ने खरीद लिया और उसके बाद उस कंपनी पूरे का रीनेम कर दिया नाम और नाम रख दिया पतंजलि फूड्स। अब पतंजलि फूड्स कंपनी को लिस्ट करा लिया स्टॉक एक्सचेंज में।
इसी नाम से लिस्टिंग हो गई और उसके अंदर में सारे प्रोडक्ट को ये ले आए, सारे प्रोडक्ट को ले आए। और जब ये सारे प्रोडक्ट को ले आए तो फिर वो कंपनी में लिस्ट हो गई और वहां फिर खरीद फरोख्त चलने लगा। धीरे धीरे कुछ तो बात बढ़ी, आगे बढ़ी। जो होता है शेयर मार्केट में आप जाते हैं तो कभी लॉस झेलते हैं, कभी प्रॉफिट झेलते हैं, इस तरह से चल रहा था मामला। लेकिन इसी बीच जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जिसको आप कह रहे थे कि बूढ़ी हो गई है, दूसरी जो आईटीसी है, एफएमसीजी में शामिल है, हिंदुस्तान लीवर है, यूनिलीवर है, ये सारी कंपनियों ने अपने आप को ठीक किया। जैसे ब्रिटानिया है, जैसे हिंदुस्तान लीवर का ही ब्रिटानिया है, फिर उधर इमामी है, इन सब लोगों ने जो बड़ी उधर डाबर है, हिमालय है, बैद्यनाथ है, इन सब ने कोर्स करेक्शन शुरू किया और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना शुरू किया प्रोडक्ट के साथ। एक तो इस पचड़े में फंस गए कि आप जो दावा कर रहे हैं दवा के बारे में वो ठीक नहीं है। दूसरे पचड़े में फंसे कि जो प्रोडक्ट आपका आ रहा वो टेस्ट में फेल कर रहा है, चाहे घी हो, हनी हो या अन्य प्रोडक्ट हो, वो फेल कर रहा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि इनके दवाओं में हड्डी मिलता है। उस वक्त भी काफी नुकसान हुआ था। इस प्रकार से पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उसको दुरुस्त करने के बजाय उस आरोप के खंडन में अधिक वक्त लगाया। सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकारा कि आपने जो एडवर्ट विज्ञापन दिया है आप उसका खंडन कीजिए और लिखिए भैया हमारे इस प्रोडक्ट से हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम ठीक ही कर देंगे। वो भी एकदम छोटे छोटे शब्दों में इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी इनको कि आप लगातार भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, जो आप नहीं हैं वो क्यों कह रहे हैं, आप अपना प्रचार कीजिए वो सही है, लेकिन दूसरे को चोर क्यों कह रहे हैं, दूसरे को ठीक नहीं क्यों कह रहे हैं। वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया। कायदा यह होना चाहिए था कि ये अपना काम करते जाते और ये बीच बीच में अपने बजाय वैज्ञानिकों से, अलग अलग टीम से अगर उनके ऊपर अटैक ही करना था तो अपने वैज्ञानिकों की एक टीम बना लेते अलग से बाहर से और वो अटैक करती कि भैया ये जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, फार्मा का जो दबाव है, फार्मा क्या खेल कर रही है, उसको एक्सपोज करते। जैसे वो एक्सपोज होते जाता है इनकी कंपनी यूं ही आगे बढ़ती जाती। लेकिन इन्होंने उनके खिलाफ डायरेक्ट हमला बोल दिया। फिर कोविड का समय आया। कोविड के समय में इन्होंने बहुत पक्का काम किया। इनका जो कोरोनिल था काफी इफेक्टिव था, लेकिन तभी इनके जो माफिया थे वो एक्टिव हो गए उनके खिलाफ और वो लग गए। और फिर उनके पास तो पैसे की भी ताकत थी, अपनी ये बहुत सारी एनर्जी लगाए उसको, उस पैसे की ताकत को अपने एडवर्टीजमेंट से दबाने की। दबाया भी इन्होंने बहुत हद तक। एक समय में पतंजलि सबसे बड़े एडवर्टाइजर थे, हजारों करोड़ का इनका एडवर्टाइजिंग का ही बजट हो गया था। एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे थे। तो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के साथ साथ अगर इनकी सेकंड लाइन स्ट्रेटेजी भी होती, वकीलों की टीम ठीक रहती, साइंटिस्टों की टीम ठीक रहती, अगर ये अपना पीआर के लिए भी कंपनी ठीक करते, ये मीडिया को भी उस तरह से मैनेज कर रहे होते सीधे एडवर्टीजमेंट देने की बजाय, तो इनकी स्थिति और अच्छी हो सकती थी। लेकिन वो नहीं हुई। अब मैं आज यकायक पतंजलि के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूं? मित्रों, पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगातार अभी कई दिनों से कई बार अभी एक ब्लॉक डील हुआ है। ब्लॉक डील का मतलब यह हुआ कि 1.5% स्टेक इनकी कंपनी का सेल हुआ है 195 करोड़ रुपए में। अब लोग कह रहे हैं कि इस ब्लॉक डील की वजह से, जो 15-16 जुलाई को हुई है, इस ब्लॉक डील की वजह से लगभग 12 से 17% तक इनका शेयर नीचे आ गया और मेगा नुकसान हो रहा है और वहां से करेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। एक तरफ तो कंपनी के ऊपर भरोसा पहले से ही कम था, ऊपर से जो ये स्टेक की जो सेलिंग हुई है, इक्विटी सेलिंग जो हुई है, उससे निवेशकों के मन में यह जा रहा है कि कंपनी इज इन क्राइसिस। अब ये अपना स्टेक बेच रहे हैं, इक्विटी बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी दिक्कत में है। अब जैसे ही ये मैसेज इन्वेस्टर्स के बीच में जाएगा तो शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदने वाले हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। वो एफएमसीजी में भी अगर जाना चाहते हैं तो उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो उसमें चले जाएंगे। आप में क्यों आएंगे? तो एक जमाने में जब पिछले आप समझिए कि 16 वर्ष तक जो कंपनी लगातार ऑन द राइज रही, बढ़ती रही, अब बॉट ट्रेंड रहा, और उसके बाद अब
एक स्टेबिलिटी आई थी, आप उसे स्टैग्नेशन भी कह सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के बाद यकाएक शार्प डिक्लाइन हो जाए और लॉस में कंपनी चली जाए, और ऐसी परिस्थिति में आप एक ब्लॉक डील कर लें, तो उनको कहते हैं कि प्रेशर में आप जो हैं कोई बिकवाली कर रहे हैं, अपना इक्विटी सेल कर रहे हैं, और इससे मार्केट में एक नेगेटिव मोड कंपनी के खिलाफ बन गया, और फिर तेजी से शेयर के भाव गिरने शुरू हो गए, और वो 12 से 17% तक फटाफट शेयर नीचे आ गया। लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ कंपनी को, निवेशकों को नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में अब कंपनी कोर्स करेक्शन करेगी तो कैसे करेगी? उसके कंपनी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो है बाबा रामदेव। वो कहते हैं कि कंपनी में जो है इनका स्टेक बहुत कम है, ज्यादातर स्टेक बालकृष्ण जी का है, लेकिन बाबा रामदेव ही पतंजलि है। बाबा रामदेव नहीं है तो पतंजलि नहीं है। अब इनकी पूरी कोशिश यह हो रही है कि बाबा रामदेव माइनस बाबा रामदेव, लेकिन पतंजलि तो रहेगी। वो रहेगी। एक कंपनी जब आप बना लेते हैं, इतनी विशाल कंपनी बन जाती है, बड़ी कंपनी बन जाती है, जिसके सर्वे सर्वा ये कहने लगते हैं कि HUL जो है वो एक बूढ़ी कंपनी है, अब उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, आपके अपने देश की स्वदेशी कंपनी को अपनाइए। लेकिन बाबा रामदेव क्या बड़े एम्बेसडर बन करके, क्या बड़े मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, एक फोरकास्ट करने की क्षमता भी है इनमें, भविष्य की रणनीति, बाजार की रणनीति को समझ सकते हैं। अब इनके पास जाहिर है कॉम्पिटेंट लोगों की बड़ी टीम होगी, लेकिन ये अपने प्रोडक्ट के गुणवत्ता पर, अपने प्रोडक्शन क्वालिटी पर ध्यान देने की बजाय अन्य चीजों में ये उलझ गए। और उसके बाद इनको लग रहा था कि भाई सरकार के साथ मिलकर के चलो, सरकार के साथ में मिलते रहे। जहां अब यही बाबा रामदेव हैं जो 2014 के पहले कह रहे थे कि पेट्रोल हम 35 रुपए में बेचेंगे, आज पेट्रोल जो है वो सैकड़ा क्रॉस कर गया है। तो अब ये सब ये विश्वास को कम करता है। बड़बोलेपन की आवश्यकता नहीं थी। कभी ये कह रहे थे कि हम टैक्सेशन में बड़ा सुधार कर देंगे, कोई इनको सिखलाया होगा, कोई बहुत अच्छे सलाहकार होंगे, एक जमाने में राजीव दीक्षित जैसे व्यक्ति इनके साथ थे। तो अब क्या वो स्थिति है कंपनी की? क्या बाबा रामदेव अब भविष्य की पतंजलि की स्ट्रैटेजी को ठीक से करेक्ट करके आगे बढ़ने की स्थिति में है, या पतंजलि को खुद पर विचार करना पड़ेगा? बाबा रामदेव रियली इज इन क्राइसिस, क्योंकि उनकी कंपनी क्राइसिस में है। अब देखते हैं दोनों, बाबा रामदेव और पतंजलि, इस क्राइसिस से खुद को बाहर कैसे निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।